हेलो स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और मेरा नाम मोहित शर्मा है। और जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हिंदी भाषा से संबंधित सभी जो टॉपिक्स हैं उनके मैं वीडियोस लेके आऊँगा। और पहला वीडियो आपको कैसा लगा आप वहाँ जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं और किन किन विषयों पर लेक्चर बनवाना चाहते हैं वो आप हमें बता दीजिए। हमारा जो लेक्चर सीरीज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हमारा एक ही मकसद है कि हम कोचिंग मुक्त भारत बनाएं। ठीक है, हमारी टीम लगातार आपके साथ जुड़े रहने के लिए वर्क कर रही है, और आप भी लगातार सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें चीज़ों को। ठीक है, एक रिवाइंड लेते हैं कि हमने कल क्या देखा था। कल के लेक्चर में हमने देखा कि हिंदी भाषा क्या है। भाषा हमने पढ़ा था कि भाषा केवल एक अभिव्यक्ति का माध्यम है जो ध्वनियों के उच्चारण से हम अपनी विचारों को दूसरे जीवों तक पहुंचा सकते हैं, या एक मानव से दूसरे मानव तक हम पहुंचाते हैं। दूसरा हमने समझा था कि व्याकरण क्या होती है। अब देखिए, कोई भाषा है संगठित एक इकाई है, तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी भाषा के कुछ नियम होंगे, और जहाँ नियम होते हैं वहाँ नियमावली होती है, और वही नियमावली जो भाषा की नियमावली है उसे हम व्याकरण के नाम से जानते हैं। और फिर हमने देखा था कि साहित्य क्या होता है। साहित्य जो होता है वह हमारे विचारों का जो है विचारों की अभिव्यक्ति होती है लिखित रूप में, और विभिन्न विभिन्न विधाओं में वो हो सकती है। जैसे पद्य में हो सकती है, गद्य में हो सकती है, हम निबंध लिख सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से हम अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो केंद्र बिंदु रहेगा वो वर्णमाला रहेगा, क्योंकि हम हिंदी भाषा सीखने से पहले उसकी बारीकियां सीखेंगे। जैसे कि वर्तनी शुद्ध लिखना सीखना है हमको, ताकि जब हमारे पास हमारे सामने प्रश्न आए तो हम शुद्ध वर्तनी को ढूंढ सकें कि कौन चार ऑप्शन में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले वर्णमाला को समझें। एक एक वर्ण कैसे बनता है। कुछ जो वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, कुछ संयुक्त होते हैं जो दो वर्णों से मिलके बने हुए होते हैं, जिनको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला को हम समझते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? जो वर्ण होते हैं, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह। वर्णों का एक व्यवस्थित समूह। ठीक है, वर्णों को जब हम व्यवस्थित रूप से उनकी विशेषताओं के आधार पर जब हम उनको व्यवस्थित करते हैं, तो ऐसी जो रीति है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। अब वर्णमाला हमें सभी को आती है, लेकिन हम आज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ बारीकियां जो छूट जाती हैं हम उनको कवर कर सकें। ठीक है, लेकिन हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक में सबसे पहले स्वर देखेंगे वर्ण में, फिर स्वर के बाद अनुनासिक देखेंगे, और अनुस्वार देखेंगे, व्यंजन देखेंगे, और कुछ संयुक्त हम जो है व्यंजन देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्णों में जो हमारा सबसे पहला समूह होता है वो होता है स्वरों का। स्वर। ठीक है, सबसे पहला समूह क्या है? स्वर। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? स्वर वे सारी ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु का कहीं भी अवरोध नहीं होता है। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली जो वायु है, मुंह से निकलने वाली वायु का कहीं भी अवरोध नहीं होता है। कहीं भी अवरोध नहीं होता है। ठीक है, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, मतलब जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे, तो हमारे मुंह से इनको बोलने के लिए जो वायु निकलती है उसमें कहीं भी अवरोध नहीं होगा, वह आसानी से हमारे मुंह से बाहर आएगी। ठीक है,
उदाहरण के लिए लेते हैं आ, छोटा आ, ठीक है। आप इसके बाद एक और लिख लेते हैं बड़ा आ। अब ये आप बोल के देखिए आ, बड़ा आ जो है या छोटा आ है, जब आप इसको बोलते हैं तो आपके मुंह से जो वायु निकलती है उसमें कहीं भी अवरोध नहीं आता है। जैसे ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। जैसे ई इमली वाला ई और ई ईख वाला बड़ा ई, इन सब का आप हमारे साथ उच्चारण करके देखिए आ उ ई, कहीं भी वायु का अवरोध नहीं हुआ है, आसानी से हमारे मुंह से वायु निकल गई है, ठीक है। तो इनके उच्चारण के आधार पर जो पहला हमारा वर्गीकरण है वो क्या है, पहला समूह है स्वरों का, ठीक है। समझ गए आप। अब स्वरों को हम देखते हैं कि कितने स्वर होते हैं, वो हम देखेंगे। तो आ और उ छोटा ई बड़ा ई और एड़ी का ए और ऐनक वाला आई और ओखली वाला ओ और औरत वाला औ, ठीक है। आ उ ए आई ओ औ, ठीक है। आप एक चीज का विशेष ध्यान दें कि ऐसा कोई वर्ण नहीं होता है जिसमें एड़ी की ए के ऊपर दो मात्राएं हों, ठीक है। क्यों? क्योंकि एड़ी का ए जो होता है ना, इसकी खुद की एक मात्रा ए होती है, ठीक है। तो इसकी एक खुद की मात्रा ए हो गई और हमने दो और लगा दी तो कितनी मात्राएं हो गई, 3। और ये व्यवस्था तो है नहीं लिपि में, तो ये 3 मात्राएं हुई और ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखें, ऐसा कोई वर्ण नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, जो स्वर होते हैं, स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला ये है कि छोटा जो आ है वह सभी व्यंजनों में पहले से सम्मिलित होता है। जैसे का में आ जुड़ा ही है, तो छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, वह व्यंजन में उसकी ध्वनि पहले से ही सम्मिलित रहती है, ठीक है। और बड़े आ की मात्रा क्या है, इस तरीके से बड़ा आ, है ना। और ऊ की मात्रा क्या होती है, यहां पे इस तरीके से। और बड़े ऊ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे, ठीक है। छोटी ई की मात्रा हमको पता है कि इस तरीके से होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है इस तरह से, ठीक है। और ए जो होता है वो होता है एक सिंगल मात्रा के साथ ऊपर, है ना। और आई जो होता है वो 2 मात्रा के साथ ऊपर, ठीक है। और ओ की जो मात्रा होती है वो इस तरीके से होती है, और औ की कैसी होती है, 2 मात्राएं ऊपर। तो आप इन मात्राओं को समझ लीजिए। अब हमें इन मात्राओं की जरूरत क्यों पड़ी, मात्राओं की जरूरत क्यों पड़ी, जब हम कोई शब्द बनाते हैं और उस शब्द में स्वर और व्यंजन का जब मेल होता है तो क्या होता है कि लिपि बहुत लंबी हो जाएगी यदि हम मात्राओं का उपयोग नहीं करेंगे तो। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं कमल, कमल, ठीक है। तो का में क्या है, छोटा का, फिर आ भी है, क्योंकि हमने बताया क्या था कि किसी भी व्यंजन में आ की ध्वनि पहले से रहती है। फिर मां, फिर इस मां में भी आ है, फिर ला है, ठीक है। और फिर इस ला में भी आ है। तो हमें कमल को कैसे लिखना पड़ेगा, क आ म आ और ला, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो लिपि है वो बहुत लंबी हो जाएगी और लिखने में हमें काफी दिक्कत होने वाली है। तो हमें कमल लिखना है तो क अ म अ ल अ ये लिखना पड़ेगा। और कमल बेसिकली फिर कैसा लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। हलंत का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यंजन में से आ की ध्वनि निकाल लेते हैं, का, एक होता है का, बड़ा का हो गया, का में आ की मात्रा का, और एक जो का होता है उसमें का और आ की मात्रा सम्मिलित रहती है। तो हमें कमल इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई, या हमारे हिंदी भाषा की लिपि में एक व्यवस्था क्या है देवनागरी लिपि में, कि हम
स्वरों की मात्राएं बना देते हैं जिनको हम व्यंजन के साथ लिखते हैं। क्या करते हैं? जिसको हम व्यंजन के साथ जोड़ कर लिखते हैं। तो इस तरीके से ये व्यवस्था, जब हम इसको क म अ को जब हम कमल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कमल, तो ये आसान हो जाती है और संक्षिप्त रूप में आ जाती है। ठीक है, तो ये व्यवस्था है कि संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हमको ये ध्वनियों को मात्राओं में बदलना पड़ा, इन स्वरों के उच्चारण को मात्राओं में बदलना पड़ा। ठीक है, आप समझ गए इस बात को? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अ, आ, उ, ई, ए, आई, ऐसा एड़ी की के ऊपर दो मात्राएं, ऐसा कभी नहीं होता है। ओ और औ, और इनकी मात्राएं मैंने बता दी, और मैंने बताया कि ऐसा क्यों होता है, हमें मात्राओं की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, हमें मात्राओं की ज़रूरत क्यों आई? क्योंकि हम लिपि को संक्षिप्त रूप में या कम से कम लंबाई में लिखने की कोशिश करते हैं, और वही सही व्यवस्था है, तो उसके लिए हमने ये किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि वर्णमाला जो होती है, वर्णों को उनकी विशेषताओं के आधार पर समूह में लिखा जाए। जैसे कि कुछ वर्ण हैं जिनके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु में अवरोध नहीं होता है। कुछ वर्ण हैं जिनको हम व्यंजन कहते हैं, जब हम उन्हें उच्चारित करते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली वायु में अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, कुछ वर्ण जो होते हैं वो जिनके बोलने से एक हल्की गर्म वायु निकलती है, उनका भी यहाँ पे एक वर्गीकरण है। कुछ विदेशी भाषाओं से लिए गई जो ध्वनियाँ हैं, उनके लिए जो हम लिपि चिन्ह बनाते हैं तो वो भी वर्णों में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक जो है वर्गीकरण है, उनके उच्चारण के आधार पर हमने उनको क्या है, व्यवस्थित रूप से समूह बनाया हुआ है, और उसी समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब स्वर हो गए, ये स्वर हैं। इसके बाद हमको इसके बाद देखना है कि हम और आगे कौन कौन से वर्णों को और समझने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको समय देता हूँ, और फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमारा अगला वर्ण समूह क्या है। ठीक है, चलिए हम अगला वर्ण समूह देखते हैं। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला को जब हम सीख रहे हैं तो हमें एक बात पर विशेष ध्यान देना है, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि आप हमारे साथ जो हम उच्चारण की विधि बताते जा रहे हैं, उस तरीके से जब उसका उच्चारण करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमने बताया कि जब आप स्वरों का उच्चारण करते हैं तो आपको आपके मुंह से निकलने वाली वायु में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो आप बार बार बोल के देखें तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगला जो है वो वर्ण समूह है जिसको हम बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए नासिका का उपयोग होता है, हमारी नासिका का उपयोग होता है, हिमेश रेशमिया जैसा। ठीक है, खैर ये बात जो है विवादित है कि हिमेश रेशमिया नाक से गाता है, पेट से गाता है, गले से गाता है। खैर इस पर हम बात नहीं करेंगे। अनुस्वार वो शब्द होते हैं जिनका उच्चारण जो है वो नासिका से होता है। कहाँ से होता है? नासिका से होता है। और इसका उदाहरण क्या है? अम की बिंदी। ठीक है, कैसे? अम की बिंदी। जैसे गंगा, आप बोलें गंगा, और जब आप गंगा बोलेंगे तो आपकी नासिका का उपयोग होगे। जैसे शांत। ठीक है, जैसे चंदा, चंदा। तो इसमें क्या हो रहा है? किस चीज का उपयोग हो रहा है? आपकी नासिका का उपयोग हो रहा है। ठीक है, और अगला जो वर्ण समूह है उसको बोलते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक। देखिए हम सबके उच्चारण की विधियों के आधार पर ही उनको वर्गीकृत यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को देखते चलिएगा। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम अगले वीडियो में उसको रेक्टिफाई ज़रूर करेंगे, उसको सही करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक। अनु का मतलब होता है मुँह। अनु का क्या मतलब होता है? मुँह। ठीक है, और नासिक मतलब आपको पता ही है कि नासिका। तो जिन वर्णों का जब उच्चारण करते समय नासिका और मुंह दोनों का उपयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और अनुनासिक चंद्र बिंदु वाला जो होता है वो क्या होता है?
अनुनासिक होता है। क्या होता है? अनुनासिक होता है। समझ में आया? तो जैसे उदाहरण क्या है इसके? इसका उदाहरण है चांद। ठीक है, महंगाई, महंगाई। अब जब इसका आपको बोलेंगे चांद तो मुंह भी खोलेगा चांद और नाक से भी बोलना है। महंगाई, ठीक है, आप महंगाई को आप बोलेंगे बार बार महंगाई तो मुंह भी आपको खोलना पड़ेगा पूरा, और आपको अपनी नासिका का उपयोग भी करना पड़ेगा। तो ये दो वर्णों के जो समूह हैं, अनुस्वार और अनुनासिक, इनको आप समझें और बार बार बोलने का प्रयत्न करें। गंगा, शांत, चंदा, चांद, महंगाई। जब आप बोलेंगे तो आपका मुंह भी खुलेगा। गंगा, गंगा, गंगा में मुंह नहीं खुल रहा है, लेकिन चांद में मुंह खोलना पड़ रहा है। चांद, महंगाई। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे के वर्ण समूह को देखेंगे कि आगे कौन से वर्ण समूह आते हैं। ठीक है, चलिए आप लिख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि अगला जो है हमारा वर्ण समूह क्या है। अगला वर्ण समूह जो है वो होता है व्यंजन। क्या है? व्यंजन, खाने वाला व्यंजन, है ना? व्यंजन मतलब खाने वाला व्यंजन, ऐसा है क्या? नहीं। देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि स्वर जो होते हैं वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण की में हमारे मुंह से निकलने वाली वायु में अवरोध नहीं होता है। लेकिन व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिनके जो जब हम उनका उच्चारण करते हैं, उच्चारण जब हम उनका करते हैं तो वायु में अवरोध होता है। वायु में क्या होता है? अवरोध होता है। वायु कहीं ना कहीं फंस के घुमड़ घुमड़ के बाहर आती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे का, अब बोलो का, कहीं ना कहीं फंसेगी। ग, ठीक है। छ, छ बोलेंगे तो एकदम से सीटी की तरह बहुत तेज गति से आपके मुंह से वायु निकलेगी, जैसे त। ठीक है, और जैसे मान लीजिए था। इन सभी का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुंह से जो वायु निकल रही है उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है। और उच्चारण में जब व्यंजन की उच्चारण की यही विशेषता है कि वायु में अवरोध जरूर होगा। ठीक है, अब व्यंजनों में मुख्यतः जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण जो होता है, सबसे पहले 5 समूहों में है। कैसे? उसका एक 5 समूह है जिसको हम बोलते हैं का समूह, चा समूह, टा समूह, ता समूह और पा समूह। अब ये जो 5 समूह हैं, इन 5 समूहों को उनके बोलने और उनके उच्चारण के आधार पर ही हमने एक सेट में रखा है। जैसे का जो हम बोलेंगे, उसको जब हम बोलेंगे तो हम काय से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं, गले से बोलते हैं। तो गले से बोलने वाले, गले से उच्चारित होने वाले सभी वर्णों को हम एक साथ रख लेंगे, तो उसको हम का वर्ण बोलेंगे। जैसे हम का वर्ण में कौन आता है? क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, तो जब हम ये शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं जो हमने अभी बोला का वर्ग वाले, तो वो सभी कैसे बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। इसलिए हमने उनको एक ही श्रेणी में रखा हुआ है। ठीक है, एक ही श्रेणी में हमने क्या हुआ है? रखा हुआ है। तो इसमें क्या है, एक छोटा सा मजेदार इसका एक ट्रिक है, उसको हम कु चू टू तू पू बोलते हैं। ठीक है, बड़ा फनी सा है लेकिन काम का भी है। पहला आता है का वर्ग। ठीक है, जैसे का वर्ग मतलब वो सारे जो कंठ से एक साथ बोले जाते हैं उसको हम बोलते हैं का वर्ग समूह। ठीक है, दूसरा होता है चा वर्ग। चा वर्ग में वो सारे वर्ण आएंगे जो चा की तरह बोले जाएंगे। टा वर्ग, ठीक है, ऐसे ही ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कहाँ से बोले जाएंगे और सभी को हम बोल के भी देखेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। का वर्ग में आता है का, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, का, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है,
कि ये कौन सा है? च, छ, ज, झ, इया। फिर क्या आएगा? ट, ठ, ड, सॉरी, ट, ठ, ड, ड, ढ, और फिर क्या आएगा? फिर आएगा ण। ता में कौन कौन से आएंगे? त, थ, द, ध और न। ता था दा ध न। और पा में क्या है? प, प, ब, भ और मछली का मा। समझ गए? का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। चा से चा, छा, जा, झा, न। टा से टा, ठा, डा, ढ, ण। ता, था, दा, धा, न। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये हमारे हमने लिख लिए। अब हम ये देखेंगे कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है। का वाले सभी वर्णों को आप बोलिए, इनका उच्चारण जो होगा वो होगा कंठ से। कहाँ से होगा? कंठ से। आपके गले का उपयोग होगा। काय का उपयोग होगा? गले का उपयोग हुआ इनके उच्चारण के लिए। अच्छे से ध्यान से बोल के देखिए फिर से। कंठ, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंग। अब ये जो चा वर्ण है, चा वर्ग है, ये जो बोला जाता है, ये कैसे बोला जाता है? तालु से। कैसे बोला जाता है? तालु। तालु क्या होता है? तालु होता है जीभ का ऊपरी भाग। च, छ, ज, झ, अंग। बोलो, चा, छ, जा, झाणा। चा, छ, जा, झा। अब देखिए इन सब के जो है उच्चारण में बड़ी समस्या आती है, लेकिन हम समझेंगे कैसे? जैसे हम लाइन से बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंग, तो हमने कंठ का ही उपयोग किया। ऐसे में चा, इसका थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन हम बोलेंगे तो ये समझ में आएगा। चा, छ, ज, झ, अंग। फिर ये जो है ये मूर्धा से बोले जाएंगे। मूर्धा, ये मूर्धा आप बोल के देखिए। अब ये मूर्धा हम समझाएंगे क्या होता है। ट, ठ, ड, ढ, ण। मूर्धा मतलब जीभ का निचला हिस्सा। जीभ के निचले हिस्से को जब हम ऊपर तालु में लगाते हैं तो मूर्धा होता है। ठीक है, फिर आएगा त, थ, द, ध, न। अब जब ता, था, दा, ध, न का उपयोग करेंगे तो हमारी जीभ कहाँ लगेगी? दांत में। तो इनको हम क्या बोले हैं? दंत्य। दंत्य बोलते हैं, दांत से इनका उच्चारण होता है। और पा, फ, ब, भ, म, इनको बोलने के लिए प, फ, ब, भ, म, इनको बोलते हैं ओष्ठ्य। तो ये क्या है? होठों से हम इनका उच्चारण करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? ओष्ठ्य बोलते हैं। तो कंठ से क्या बोला जाता है? क, ख, ग, घ, अंग। और तालु से क्या बोलते हैं? तालु होता है हमारे जीभ, हमारे दांत के ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम तालु बोलते हैं। ठीक है, तो चा, छा, जा, झा, न। तो फिर क्या आएगा? टा, ठा, डा, ढा, णा। ये मूर्धा से उपयोग है। ढणा, हणा, हणा। अब बोलेंगे ना तो जीभ पलट के जीभ आएगी। ठीक है, और ता वर्ग क्या हो गया? दांत में आएगी, जीभ दांत में लगेगी। त, थ, द, ध, न। और जब हम पा वर्ग में बोलेंगे तो वो होता है ओठों से उसका उच्चारण होता है। कैसे? प, फ, ब, भ, म, दोनों होठ जुड़ जाते हैं इनके उच्चारण के लिए। समझ में आया? इसलिए व्यंजनों को मुख्यतः 1, 2, 3, 4, 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, और कुछ और भी हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि और कौन से वर्णमाला में हमारे वर्ण आते हैं। ये जो व्यंजन है ये मुख्यतः कैसे हमने इनको का, च, ट, त, प वर्ग में विभाजित किया है, क्योंकि जब हम का वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वो कंठ से, गले से बोले जाते हैं। चा वर्ग वाले तालु से बोले जाते हैं। टा वर्ग में क्या हो जाता है? हमारी जीभ पलट जाती है। ता में क्या होता है? दांतों से हमारी जीभ बार बार लगती है। और पा वर्ग में हमारे होंठ जुड़ जाते हैं। आप घर पे अभी बोल के देखिए इनको 10 बार, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस वर्ण का उच्चारण जीभ की किस जगह से, किस स्थिति से, मुंह की किस जगह से हो रहा है। ठीक है, तब तक अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अभी और कौन से वर्ण हैं।
और इजी परीक्षा चैनल आपको ऐसे ही नए लेक्चर्स लाता रहेगा। हमारी यही पहल रहेगी कि आपको सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिए जाएं। हिंदी भाषा और व्याकरण और साहित्य को हम पूरा यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बनी रहिए हमारे इजी परीक्षा चैनल पर। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो आप ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। हम बिल्कुल सम्मिलित होकर एक दूसरे के साथ, कुछ हमें आपसे भी सीखने मिलेगा, कुछ आप हमसे भी सीखेंगे और ऐसे ही हम इस विषय को जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी धन्यवाद, अगली वीडियो में हम मिलते हैं।